इजराइल, लेबनान और अमेरिका ने एक ऐतिहासिक समझौते का खुलासा किया, जिससे हिजबुल्लाह खत्म हो सकता है और इजराइल की उत्तरी सीमा पर दशकों से जारी लड़ाई खत्म हो सकती है। अमेरिकी युद्धक विमान फिर ईरान पर नए ठिकानों पर हमला कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया कि उन्हें ये काम पूरा करना पड़ सकता है। हम आज जेरूसलम मिनट पर इसका विश्लेषण कर रहे हैं। जेएनएस टीवी के जेरूसलम मिनट में आपका स्वागत है। हाल की सबसे बड़ी खबर, इजराइल, लेबनान और अमेरिका ने वॉशिंगटन में त्रिपक्षीय रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब क्लिप देखते हैं। कल शब्बात शुरू होने से पहले हमने इजराइल राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इजराइल और लेबनान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में प्रत्यक्ष बातचीत के बाद हम एक ऐसे ढांचे तक पहुंचे हैं जो विवाद खत्म करने और भविष्य में शांति समझौते की दिशा में बढ़ने की अनुमति देता है। समझौते के तहत अमेरिका और लेबनान इजराइल को लेबनान में सुरक्षा पट्टी बनाए रखने का अधिकार देंगे, जब तक ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं आप जानें, ये ईरान और हिजबुल्लाह की बड़ी हार है। लेबनान, इजराइल और अमेरिका असल में ईरान से कह रहे हैं, ये तुम्हारा मामला नहीं, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारी कोई भागीदारी या भूमिका नहीं है, ना तुम्हारी, ना हिजबुल्लाह की, ना किसी भी आतंकी संगठन की। तो एलेक्स, प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान से संघर्ष खत्म करने और संभवतः शांति समझौते की बात कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण, लेबनानी सेना की मुख्य भूमिका और उन क्षेत्रों पर नियंत्रण जहां पहले हिजबुल्लाह था। फिर भी एलेक्स, हिजबुल्लाह कहता है कि उसका इस समझौते से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही। जैसा कि हमने इन वार्ताओं के दौरान कई बार चर्चा की है, ये इजराइल राज्य और लेबनान राज्य के बीच की बातचीत है। हिजबुल्लाह इस समझौते में शामिल नहीं है। तो अगर इजराइल पर हमला करने वाला संगठन इसका हिस्सा नहीं, तो इस समझौते से क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि सबसे पहली बात यह है कि लेबनान दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत इजराइल को अपनी सेना को दक्षिणी लेबनान के अंदर संचालित करने का अधिकार देता है। सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले हफ्तों में आपने देखा कि लेबनान सरकार इजरायली वापसी की बात कर रही थी, और यहाँ लेबनान सरकार जो कह रही है वो ये है कि वे नहीं चाहते कि ईरान उनके देश में सर्वोच्च सत्ता हो, और वे यह मानते हैं कि एकमात्र देश जो ईरान को बाहर रख सकता है और हिजबुल्लाह को पीछे धकेल सकता है, वह इजराइल है। तो यहाँ होता यह है कि इजराइल कुछ रणनीतिक स्थानों से पीछे परसिस्टेंट पीली रेखा को लितानी नदी तक और कुछ मामलों में उससे आगे तक बनाए रखता है। हाल ही में आपने देखा कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में और ज्यादा जमीन ले ली, यहाँ तक कि लितानी नदी के पार भी। और अब आप देख सकते हैं कि रणनीति क्या थी। रणनीति ये थी कि अतिरिक्त जमीन ली जाए, ताकि अगर बातचीत शुरू हो और आपको कुछ देना पड़े तो आप उस क्षेत्र के एक हिस्से से पीछे है काउंटर सकें, और फिर भी वह सुरक्षा क्षेत्र बनाए रख सकें जिसे इजराइल अपनी रणनीतिक रुचि के लिए जरूरी मानता है। तो ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि लेबनान उस समझौते पर हस्ताक्षर करे जिसमें इजराइल को दक्षिणी लेबनान में काम करने की अनुमति दी जाती है, और दूसरी बात कि इजराइल लितानी नदी तक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखे। मैं पूछना चाहता हूं, 2006 के दूसरे लेबनान युद्ध के बाद लेबनानी सेना को हिजबुल्लाह से निपटना था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हम उन पर निर्भर हैं जबकि इजराइल हट रहा है और उसकी जगह लेबनानी सेना ले रही है? हमें पता है कि सेना में हिजबुल्लाह के लोग भी हैं। क्या इस बार चीजें अलग होंगी जैसा आपने कहा? लेकिन खतरा है कि हिजबुल्लाह आसानी से लेबनानी सेना में घुसपैठ कर सकता है। लेकिन फिर भी इजराइल अपनी सुरक्षा घेरे में अपनी स्थिति बनाए रखता है, ताकि अपने उत्तर में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रख सके। और जब तक हिजबुल्लाह वैसा ही बना रहता है, जब तक वे इजरायली सैनिकों के करीब आते रहते हैं, इजराइल को दक्षिणी लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह पर हमला करने का अधिकार बना रहता है। और इसलिए आप वास्तव में देखेंगे कि अगर हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन की तरह व्यवहार करता रहता है, तो इजराइल की ओर से आगे कोई वापसी नहीं होगी। और इस तरह आप देखेंगे कि यह समझौता वास्तव में उस 20 बिंदुओं की शांति योजना का हिस्सा बने समझौते के बहुत ही समान है, जिसे गाजा में संघर्ष विराम के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। इजराइल गाजा पट्टी के 60% हिस्से पर नियंत्रण रखता है, और तभी पीछे हटेगा जब हमास सच में हथियार डालेगा। हमने क्या देखा है? हमास ने अपने हथियार नहीं डाले हैं,
और शायद वे हथियार डालने वाले भी नहीं हैं। और लेबनान में भी यही स्थिति है। जब तक हिजबुल्लाह सक्रिय आतंकी ताकत है, इजरायल की वापसी नहीं होगी। यही समझौते का हिस्सा है। आपने पिछले हफ्ते फ्रांस और इटली को किसी तरह की बहुपक्षीय सेना बनाने की बात करते सुना था, जो आकर दक्षिणी लेबनान पर शासन करेगी। याद रखिए, 2006 में इजरायली वापसी के बाद वहां UNIFIL तैनात थी। ये संयुक्त राष्ट्र आधारित विदेशी लड़ाकू सेना थी, जिसे हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान में काम करने से रोकना था। हिजबुल्लाह ने उनके साए में काम किया और असल में उन्होंने इजरायल को दक्षिण में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई से रोका। यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय सेना या UNIFIL नहीं है। सीमा पर इजरायल की सुरक्षा सिर्फ इजरायल राज्य ही सुनिश्चित करता है। जब तक हिजबुल्लाह आतंकी संगठन की तरह काम करेगा, इजरायल वहां से जल्दी नहीं जाएगा। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हाल ही में हमने इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच काफी तनाव देखा है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर इस ईरान संघर्ष से बाहर निकलने के लिए बहुत दृढ़ हैं। वो यहाँ तक तैयार थे कि लेबनान के साथ युद्ध विराम को भी ईरान के साथ इस समझौते का हिस्सा मान ले। तो इजरायल ने यहाँ जो किया वो ये था कि उसने इन दोनों चीजों को अलग कर दिया। इजरायल और लेबनान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता किया, जो इजरायल की सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन साथ ही इजरायल को माहौल शांत करने का मौका भी देता है। और मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे कि अगले 100 दिनों में हिजबुल्लाह की आक्रामकता पर इजरायल की प्रतिक्रिया बहुत ही सीमित और नियंत्रित रहेगी, ताकि अमेरिका में मिड टर्म चुनावों तक सब कुछ शांत रहे। इन मिड टर्म चुनावों के बाद अगर आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह किसी तरह के युद्ध विराम समझौते में नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि फिर आप देख सकते हैं कि इजरायल हिजबुल्लाह को और कमजोर करने के लिए और भी आक्रामक कदम उठा सकता है, यहां तक कि लेबनान के उत्तर में, जिसमें बेरूत शामिल है। एलेक्स, व्यावहारिक रूप से बात करें तो अभी उत्तरी सीमा पर हमें बताया गया है कि इस त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद IDF हाई अलर्ट पर है। हिजबुल्लाह ने लेबनानी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे इस समझौते में शामिल होने के लिए गद्दार हैं। IDF को हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया की उम्मीद है। हमें नहीं पता ये प्रतिक्रिया कितनी तेज होगी, खासकर सुरक्षा क्षेत्र में तैनात इजरायली सैनिकों और उत्तरी इजरायल के सीमावर्ती समुदायों पर। पिछले 2.5 सालों में कई बार हम हाई अलर्ट पर रहे हैं। क्या उत्तरी सीमा फिर हाई अलर्ट पर है? आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह इस समझौते का तुरंत उल्लंघन करने की कोशिश कर सकता है, और खासकर इजरायल को दक्षिणी लेबनान में बड़े जवाबी हमलों के लिए उकसा सकता है। इस उम्मीद के साथ कि इससे इजरायल को अभी राष्ट्रपति ट्रंप से और अलग थलग किया जा सके। और आप ये भी देख सकते हैं कि ईरान कहे, नहीं, हम दक्षिणी लेबनान के अंदर अपने आतंकवादी संगठन पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। जहां तक बात है कि हम यानी ईरान इजरायल पर हमलों में हिजबुल्लाह का समर्थन और रक्षा करने के लिए तैयार हैं, तो आप देख सकते हैं कि जल्द ही हिजबुल्लाह हमला कर सकता है, इजरायल जवाब दे सकता है, और जैसे कुछ हफ्ते पहले हुआ था, ईरान भी सीधे इस संघर्ष में शामिल हो सकता है। लेकिन हमने पहले ही रक्षा मंत्री कार्ड्स और इजरायल के अन्य लोगों को ये कहते हुए देखा है कि ईरान द्वारा इजरायली जमीन पर किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। तो आपके पास शांति की ओर जाने का एक रास्ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ युद्ध विराम की स्थिति प्राप्त करने और होर्मुज की खाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा है। हम इसके बारे में 1 सेकंड में बात करेंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सक्रिय संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता भी संभव है। ये किसी भी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उदाहरण के लिए गाजा के अंदर युद्ध विराम समझौता लागू है। और याद कीजिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि युद्ध विराम तब होता है जब दोनों पक्ष कम गोली चलाते हैं, है ना? तो जैसे इजरायल गाजा के अंदर आतंकवादी गतिविधियां देखता है और वहां कार्रवाई करता है, उसी तरह अगर इजरायल को दक्षिणी लेबनान में आतंकवादी गतिविधियां दिखती हैं, तो वह हमला करने के लिए तैयार और इच्छुक रहेगा। एलेक्स, चलिए अब ईरान की ओर बढ़ते हैं। इस सप्ताह अमेरिका और इस्लामी गणराज्य के बीच गोलीबारी हुई। मेरे हिसाब से ये तब शुरू हुआ जब ईरान ने वहां एक वाणिज्यिक जहाज पर ड्रोन हमला किया। अमेरिका ने जवाबी हमला किया। पिछले 72 घंटों में दोनों पक्षों की कार्रवाई हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहा तो वे इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन मानेंगे
वो सेना से कहेंगे कि वो काम पूरा करे जो हमने सफलतापूर्वक शुरू किया था। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा और ये पिछले 48 से 72 घंटे से चल रहा है। सही है। हमने पिछले कुछ घंटों और दिनों में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के अंदर दो अलग-अलग जहाजों पर ईरान का हमला देखा है और संयुक्त राज्य अमेरिका कह रहा है नहीं, ये उल्लंघन है और हम इसका जवाब देंगे। तो भले ही हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलना ईरान के महत्वपूर्ण मौद्रिक और वित्तीय हित में लगता है, वे राष्ट्रपति ट्रंप को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है वे राष्ट्रपति ट्रंप को कुछ हद तक शर्मिंदा करना चाह रहे हैं। अगर वे हमला जारी रखते हैं और राष्ट्रपति जवाब नहीं देते, तो वे युद्ध में जीत का दावा करते हैं। तो ये अभी भी एक बहुत नाजुक स्थिति है। मुझे लगता है कि अगर आप अभी ईरान और एमओयू की दोनों स्थितियों देखें, जिन्हें जेडी वेंस बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारे पास उनके कुछ उद्धरण भी हैं। आप जानते हैं, यहाँ हमारे पास है, इसमें लिखा है कि उन्होंने एक्स पर जाकर कहा कि ईरान ने एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने इसका सम्मान किया है। अगर उन्हें एमओयू के लागू होने के तरीके को लेकर कोई असहमति है, तो वे फोन उठा सकते हैं, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। तो ईरान के साथ ये एमओयू लगता है कि जेडी वॉन्स की कूटनीतिक परियोजना है। इसके पीछे जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी हैं। इजराइल और लेबनान के बीच ये युद्ध विराम समझौता वास्तव में मार्को रूबियो की सोच थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों पक्ष किसी न किसी तरह से अपनी स्थिति के लिए होड़ कर रहे हैं और राष्ट्रपति देख रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि ठीक है, किसकी कूटनीतिक कोशिश ज्यादा सफल, ज्यादा उत्पादक होगी। मुझे लगता है जेडी वॉन्स इस वक्त जोखिम भरी स्थिति में है। वो कह रहे हैं कि ईरान वही करेगा जो उसने पहले कहा था। इसी समय मार्को रूबियो पहली बार लेबनान सरकार को इजरायल के करीब लाने में सक्षम रहे, जहां वे वास्तव में कूटनीतिक बातचीत कर रहे हैं, जो कई वर्षों में पहली बार हो रहा है और वास्तव में यह किसी बड़े सामान्यकरण समझौते की ओर ले जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के दो प्रमुख उत्तराधिकारी दावेदार, जेडी वेंस ईरान में और मार्को रूबियो लेबनान में कूटनीति कर रहे हैं और हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा, अगर कोई भी, प्रभावी साबित होता है। हम देखेंगे कि वहां क्या होता है। और इसी समय इस हफ्ते यरूशलेम में दूसरा वार्षिक जेएनएस इंटरनेशनल पॉलिसी समिट हुआ। 3 दिनों के दौरान सैकड़ों और सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए। मैं समिट पर 1-2 मिनट बोलना चाहता हूं, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण था कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लगातार दूसरे साल इसे संबोधित किया। उन्होंने उन सभी अलग अलग मुद्दों के बारे में बात की जिन पर हम कई हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं और कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने लेबनान की स्थिति के बारे में भी बात की। चलिए जेएनएस समिट में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लेबनान पर वीडियो देखते हैं। बातचीत में चाहे जो भी हो, समझौता हो या ना हो, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। कभी नहीं। जब तक हमें अपने लोगों की सुरक्षा करनी है, हम दक्षिण लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में बने रहेंगे और इसका कारण पूरी तरह से समझा जा सकता है। किसी भी देश से कुछ और नहीं कहा जाएगा। सोचिए, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका सीमा के उस पार हो, आपके पास हजारों आतंकवादियों की एक सेना है जो आपके शहरों और कस्बों को रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइलों और घातक ड्रोन से लूटती है। वे आपके सैनिकों को मारते हैं, वे आपके नागरिकों को मारते हैं, वे आपके बच्चों को मारते हैं और वे हर दिन उन्हें धमकी देते हैं। तो अमेरिका क्या करेगा? क्या वो कहेगा हम कुछ नहीं कर सकते, चलो अभी गोलीबारी रोक देते हैं? क्या अमेरिका ऐसा कहेगा? नहीं। आप जानते हैं कि अमेरिका सीमा पार कर सुरक्षा क्षेत्र बनाएगा, आतंकवादियों को मारेगा और अपने लोगों की सुरक्षा करेगा जब तक खतरा खत्म ना हो जाए। यही हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वहां अपने सबसे मजबूत बिंदु पर यह बात कही। दूसरे देश, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर उन पर सीमा पर हमला हो तो वे निश्चित रूप से उस देश में घुसकर बड़ा हिस्सा कब्जा कर लेते और यह सुनिश्चित करते कि वह देश अब आतंकवादी खतरा ना बने। प्रधानमंत्री वहां काफी उत्साहित दिख रहे थे। मैं कहूंगा आपने उन्हें बहुत समय से सार्वजनिक भाषणों में इतना उत्साहित नहीं देखा है,
लेकिन वे उत्साहित थे, भीड़ भी उत्साहित थी। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से ऊर्जा ले रहे थे। हाँ, जैसे जैसे प्रधानमंत्री को अधिक तालियां मिलती, वे और उत्साहित हो रहे थे, और इसका उल्टा भी। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री का सिद्धांत पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा है। इजराइल ने 12 दिन की जंग में और फिर ऑपरेशन रोरिंग लॉयन में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर जब वे एपिक फ्यूरी चला रहे थे, ईरानी परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेलने के लिए हर संभव कोशिश की। ईरानी परमाणु कार्यक्रम फिलहाल नहीं है, इसे कई साल पीछे कर दिया गया है, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उल्लेख किया, उन्होंने न केवल सुविधाओं और उत्पादन क्षमताओं को नष्ट किया, बल्कि वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया, जिसका मतलब है कि आप जानते हैं, बिना वैज्ञानिकों के आप वास्तव में कार्यक्रम को फिर से नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने फिर से बनाने का ज्ञान भी खत्म कर दिया, सुविधाओं पर हमला करने के अलावा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे अपने कार्यकाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की हर कोशिश करेंगे, और बीते साल इसमें बड़ा कदम उठाया है। वे कह रहे हैं कि वे दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। ये इजराइल लेबनान का अस्थायी समझौता है जो स्थायी समझौते की बातचीत का रास्ता खोलता है, लेकिन इजराइल दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर रहा है। हम जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वंस इजराइल पर वापसी का दबाव बना रहे थे, और आप यहां बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने मजबूती से खड़े होकर लेबनान में इजरायली वापसी के मामले में अपनी दृढ़ता बनाए रखी है। मैं इस हफ्ते सिर्फ यरूशलेम में अंतर्राष्ट्रीय नीति शिखर सम्मेलन पर ध्यान देना चाहता हूं। वहां प्रधानमंत्री, इजरायल के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। वहां 200 से ज्यादा वक्ता, विशेषज्ञ, पत्रकार, राजनयिक और नीति निर्माता थे। और इस सब को समेटकर बताना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज्यादा था। ये लगभग 3 दिन सुबह से रात तक चला। साथ ही शिखर सम्मेलन की अन्य गतिविधियां भी थीं। अगर आप शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फुटेज के अलावा बस एक दो मुख्य बातें बता सकें, तो आपके लिए सबसे अहम आकर्षण क्या थे? आगे बढ़ते हुए आप किन चीजों को साथ ले जाएंगे, जैसे चर्चा की गई नीतियां, भविष्य की नीतियां, या कोई वक्ता जिसने खास असर डाला? मुझे लगता है कि शिखर सम्मेलन के पहले मुख्य वक्ता, अमेरिका के इजराइल में राजदूत माइक हकाबी, सबसे ज्यादा उभरकर सामने आए। उन्होंने शुरुआत में कहा कि सुबह उठकर उन्होंने सोशल मीडिया पर चेक किया कि कहीं रातों रात उन्हें नौकरी से निकाल तो नहीं दिया गया, जो मुझे लगता है कि एक तरफ से मजाकिया भी है। दूसरी तरफ ये मजाकिया नहीं है, इसमें सच्चाई भी हो सकती थी। उन्होंने तर्क दिया कि अगर आप अमेरिकी हैं तो आपको इजराइल का समर्थन करना चाहिए, जो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, और इतने सारे अमेरिकियों को ये समझने की ज़रूरत है, उन्हें ये संदेश सुनने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ बहुत सारे राजनेता थे, और नफ्ताली बेनेट, बेनी गैंस, वर्तमान सरकार के मंत्री आवी शिकली, गिल गमलिएल, आपके पास रफाएल के प्रमुख युवाल शाइनेड्स वहाँ थे। उन्होंने युद्ध के पहले 10 मिनटों के बारे में बात की और कैसे ईरान 200 विमानों को अपनी सीमा में उड़ते हुए नहीं देख पाया। और आपने नीति का भी जिक्र किया, और उनमें से एक चीज जो हमने की वो थी ये नीति मंच, जहां लगभग 12 अलग अलग नीति मंच थे जो कानूनी मुद्दों, यहूदी विरोधी भावना, यहूदिया और सामरिया से जुड़े मुद्दों और तरह तरह के नीति मामलों से निपट रहे थे। और जो हमने किया वो था कि हमने इन मंचों के साथ मिलकर काम किया। ये ऐसे सुपर पैनल्स या कार्य समूहों की तरह हैं जो हर एक मंच से नीति संकलन तैयार करने के लिए बनाए गए थे, ताकि जब तक मंच वास्तव में शिखर सम्मेलन में एकत्रित होता तब तक एक पूरा नीति दस्तावेज तैयार हो जाता जो उस मंच की उपलब्धियों के साथ मेल खाता। जेना शिखर सम्मेलन से सिर्फ बातें नहीं बल्कि नीति सिफारिशें भी निकली, और हमें उम्मीद है कि इन नीति सिफारिशों में से कुछ सही हाथों तक पहुंचेंगी और अंततः नीतियों को प्रभावित करेंगी। लेकिन ये इजराइल राज्य की सरकार की नीतियां, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की नीतियां, कुछ यूरोपीय सरकारों और अन्य की नीतियां होंगी। तो हमारे पास फिर से, जैसा कि आपने कहा, 3 दिनों में हमारे पास 1244 प्रतिभागी थे। हमारे पास 230 वक्ता थे। आप देख सकते हैं कि यह रविवार दोपहर से शुरू होकर मंगलवार रात देर तक चला। ये इजराइल और यहूदी लोगों के सामने आने वाले सभी अलग अलग नीति मुद्दों का एक बहुत ही उन्नत और सुव्यवस्थित कार्यसूची था। हमने ये भी घोषणा की कि हम आधिकारिक रूप से जेएनएस का नाम जूइश न्यूज सिंडिकेट से बदलकर
जेरूसलेम न्यूज़ सिंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो मेरा भाषण देख सकते हैं जो रविवार रात शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर दिया गया था। और मेरा मानना है कि इस शिखर सम्मेलन ने कुल मिलाकर यही किया। इसके अलावा हर कोई यही कह रहा था कि यह एक अद्भुत सभा थी। ये क्या करता है? ये उन सभी लोगों के इस पूरे उद्योग को मजबूत करता है जो यहूदी लोगों की भलाई के लिए, इज़राइल राज्य के लिए अलग-अलग मोर्चों पर दिन रात लड़ रहे हैं। चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हों, चाहे वे अदालतों में हों, चाहे वे नीति निर्धारण में हों, चाहे वे सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोग हों। आप जानते हैं वे सभी वहां बाहर हैं और लोग इज़राइल से जुड़ी परिस्थितियों, यहूदी मुद्दों से जुड़ी बातों के बारे में कैसे सोचते हैं, इसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग खुद को अलग-थलग और शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ अकेला महसूस करते हैं। साथ ही उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार फंडिंग भी नहीं मिलती। लेकिन जब सभी एक साथ आते हैं तो ये बहुत प्रेरणादायक होता है। मुझे लगता है लोग वहां से ऊर्जा से भरकर फिर से लड़ाई के लिए तैयार लौटे, ये समझकर कि व्यक्तिगत रूप से हम कम फंडेड हो सकते हैं, लेकिन मिलकर हम एक शक्तिशाली इंडस्ट्री हैं। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सच के पक्ष में है और जिसके पास जीतने का मौका है। मैं सहमत हूं। सबसे पहले यह एक अविश्वसनीय इवेंट था, पूरा समिट आप जानते हैं शुरू से अंत तक। मैं लोगों को सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि वे एम्बेसडर हकाबी का ईरा के साथ भाषण जरूर देखें, जो मुझे भी लगता है कि मुख्य आकर्षणों में से एक था। और अगर आप इसका कोई भी हिस्सा मिस कर गए, चाहे आप अमेरिका में थे या इजराइल में और आ नहीं पाए, तो जेएनएस टीवी पर जाएं जहां इसे अच्छे से समझाया और संकलित किया जा रहा है। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं वो सारा कंटेंट, मेरा मतलब है आप घंटों घंटों के कंटेंट की बात कर रहे हैं, ये सब अभी अपलोड किया जा रहा है, तो जेएनएस पर जाएं। और मुझे लगता है हमने समापन किया रविवार रात फॉक्स न्यूज़ के मार्क लेविन और मंगलवार रात प्रधानमंत्री हमारे पास थे। हमने समापन किया हास्य कलाकारों आमी कोजाक और योचाई स्पॉन्डर के साथ और एक सत्र में जिसकी संचालन फ्लोर हासम नाहुम ने किया, जो यहाँ जेएनएस टीवी कार्यक्रम द क्वाड की मॉडरेटर है। जो उन्होंने किया वो था एक नकली थेरेपी सत्र राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच। आमी कोजाक ने डोनाल्ड ट्रंप और योचाई स्पॉन्डर ने बीबी नेतन्याहू की भूमिका निभाई। ये वाकई बहुत मजेदार था, तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे इसे जरूर देखें। हमने अब्दुल्ला के साथ समापन किया और मैं सच में मानता हूं कि शिखर सम्मेलन कुछ क्षणों में बिल्कुल जादुई और बहुत खास था। हम अगले साल यरूशलेम में फिर से आयोजन को लेकर उत्साहित हैं और वसंत में इसका एक संस्करण वॉशिंगटन डीसी में लाने की भी योजना है। और मैं सच में मानता हूं कि जैसे जैसे जेएनएस अपनी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, ये उसके लिए एक लॉन्चिंग पैड साबित होगा। इसके अलावा, वैसे इन सब के अलावा जो कुछ भी हॉलवे में हो रहा था वो बिल्कुल अविश्वसनीय था। वहां जो नेटवर्किंग हो रही थी, मैंने देखा कि रिश्ते बन रहे थे, साझेदारियां बन रही थी वहां हॉल में। अगर आपको प्रेरणा चाहिए तो जेएनएस टीवी के कुछ वीडियोस देखिए। अब दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। अमेरिका में पिछले हफ्ते युद्ध को लेकर 2 सेनेट वोट हुए। दूसरे वोट से शुरू करते हैं। अमेरिकी सेनेट ने एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसका उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करना था, एक दिन बाद जब उन्होंने वास्तव में एक अलग प्रस्ताव पास किया था जिसमें ईरान से अमेरिकी सेनाओं को हटाने की मांग की गई थी। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों सेनेट वोट कैसे मेल खाते हैं और क्या इससे राष्ट्रपति ट्रंप के अगले कदम पर असर पड़ेगा। खैर, इस मौजूदा समय में ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब पीछे हटने और ईरान के साथ सैन्य रूप से फिर से नहीं उलझने की कोशिश कर रहा है। आपने कई बार कांग्रेस को ट्रंप के युद्ध अधिकार सीमित करने की कोशिश करते देखा। अब ये युद्ध अधिकार उन अभियानों पर सीमाएं लगाने की बात करते हैं जो 60 दिनों से ज्यादा चलते हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 60 दिनों से ज्यादा नहीं चला। मुझे लगता है कि इसे जानबूझकर 60 दिन से ज्यादा नहीं चलाया गया ताकि वे युद्ध अधिकार अधिनियम में ना फंसे। अगर राष्ट्रपति ट्रंप नवंबर में हाउस हार जाते हैं, जो कि एक उचित और संभवतः संभावित स्थिति है, तो आप देख सकते हैं फिर हाउस अतिरिक्त युद्ध अधिकार सीमितीकरण अधिनियम पास करने की कोशिश करेगा। और खासकर अगर रिपब्लिकन सेनेट भी हार जाते हैं, जिसकी संभावना शायद उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ संभावना है कि सेनेट भी हार जाए। और इससे वास्तव में ट्रंप की युद्ध जारी रखने की क्षमता पर बड़ा असर पड़ सकता है। और स्पष्ट है, सवाल है कि क्या यह पिछला युद्ध बड़ा है या एक नया स्वतंत्र ऑपरेशन है, क्योंकि बीच में लंबा युद्ध विराम था।
अगर कोई सोचता है कि मिड टर्म्स के बाद ट्रंप के लिए फिर से युद्ध शुरू करना आसान होगा और वे ईरानी राष्ट्रपति को शर्मिंदा करने की कोशिश जारी रखते हैं, तो ट्रंप, जेडी वेंस, विटकॉफ, कुशनर या किसी की भी सलाह नज़रअंदाज कर सकते हैं और मान सकते हैं कि उन्हें काम पूरा करना है, क्योंकि ट्रंप जीतना पसंद करते हैं। और यहाँ ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जीत हासिल की है। भले ही सैन्य अभियान परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने और बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन को खत्म करने की अपनी क्षमता के लिहाज से बेहद सफल रहा हो। मेरे ख्याल से ये एमओयू जेसीपीओए से पूरी तरह अलग है। इसकी एक वजह यह है कि ये वास्तव में सैन्य कार्रवाई के बाद आता है। ये उस स्थिति से है जहां ईरान के पास अब परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं है। अगर आप पीछे जाएं और ओबामा जेसीपीओए देखें, मुझे पता है कि हम विषय बदल रहे हैं। उसने ईरान की 60% से अधिक यूरेनियम संवर्धन की क्षमता पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उनके पास 60% संवर्धित यूरेनियम था और उनके पास वो सेंट्रीफ्यूज भी थे जिससे वे उस संवर्धित यूरेनियम को और अधिक संवर्धित कर सकते थे। इसने ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति भी दी थी। और ये तो छोड़ ही दें कि इस समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद इसमें सनसेट क्लॉज भी थे। ईरान के पास वास्तव में ये रास्ता होगा कि वो उस यूरेनियम को थोड़ा और संवर्धित करके यहाँ परमाणु हथियारों के स्तर तक पहुंच सके। ये एमओयू क्या करता है? ये कहता है कि वर्तमान स्थिति बनी रहनी चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति है कि कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। तो किसी भी स्तर पर परमाणु कार्यक्रम की ओर कोई भी विकास इस समझौते का बड़ा उल्लंघन है। अब क्या ईरान अपने वादे पर कायम रहेगा? मुझे नहीं लगता कि ईरान अपने वादे पर कायम रहेगा, लेकिन इस संयुक्त अमेरिकी इजरायली कार्रवाई से उसका परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया है। मुझे नहीं लगता ट्रंप फिर युद्ध में जाना चाहेंगे। अच्छी बात है कि फिलहाल सेनेट ने युद्ध शक्ति प्रस्ताव को सीमित करने के लिए मतदान किया, लेकिन मिड टर्म्स के बाद ट्रंप उतने भाग्यशाली नहीं हो सकते। एलेक्स, हमारे पास एक और विषय का समय है। जब भी मैं इजराइल की खबरें देखता हूं, तुर्की का जिक्र आता है। ये डर है कि अगला मोर्चा जिससे इजराइल को निपटना पड़ेगा वो तुर्की है। पिछले कुछ दिनों में हमने जाना कि तुर्की संभवतः इस युद्ध में शामिल होने जा रहा था और ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ खड़ा हो सकता था। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से उनके संबंधों ने ही तुर्की को संघर्ष से दूर रखा। चलिए वीडियो देखते हैं। आप अपने घनिष्ठ मित्र एर्दोआन और तुर्की के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे वो पसंद है, वो मेरे दोस्त हैं और युद्ध से दूर रहें। आप जानते हैं वो युद्ध में ईरान के लिए प्रमुख उम्मीदवार थे क्योंकि वो इजराइल के समर्थक नहीं है। मैंने उनसे बाहर रहने को कहा और उन्होंने दूरी बनाई। और आप जानते हैं और कौन शानदार था? तो आपके सामने राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एर्दोआन से ईरान और अमेरिका तथा इजराइल के बीच युद्ध से दूर रहने के लिए कहा था। खैर, शायद एर्दोआन अभी के लिए युद्ध से दूर रहे। ईरान के प्रभाव क्षेत्र के घटने से मध्य पूर्व में उसकी क्षेत्रीय वर्चस्व की कोशिशें और आतंकवादी प्रॉक्सी नेटवर्क कमजोर हो रहे हैं, जिसमें हिजबुल्ला, हौथी, हमास, इराक में काताइब हिजबुल्ला शामिल हैं, क्योंकि खुद ईरान काफी कमजोर हो गया है। सीरिया में उसके सहयोगी अब नहीं रहे। बशर असद अब ईरान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस दौरान आपने वास्तव में देखा है कि ईरान में बशर असद के पतन के साथ अल शरा का उदय हुआ है, जिन्हें तुर्कों का समर्थन प्राप्त है। और इस तरह ये शिया क्रिसेंट वास्तव में कमजोर हो गया है और एक नए सुन्नी क्रिसेंट के विकास का बड़ा खतरा है, जिसका नेतृत्व संभावित रूप से 3 स्तंभ करेंगे, जो हैं कतर, तुर्की और मिस्र। आप जानते हैं, अगले कुछ वर्षों में, चाहे वह 5 साल हों, 10 साल हों या 15 साल बाद, इस बात पर गहरा विश्वास है कि इजराइल खुद को मिस्र के साथ युद्ध में पा सकता है, कि वह खुद को तुर्की के साथ युद्ध में पा सकता है, और निश्चित रूप से कतर समर्थक के रूप में। हम पहले ही देख रहे हैं कि कतर अब ईरान के लिए बैंकर की भूमिका निभा रहा है, कि इस समझौता ज्ञापन में जो पैसा है, जिसमें अमेरिका ईरान के साथ शामिल है, वो पैसा जो ईरान के हाथों में जाएगा वो कतर का पैसा है। और कतरियों के पास ये क्षमता है। वे हमास के समर्थक भी थे। उनके पास तुर्की का समर्थन करने, मिस्र का समर्थन करने की भी क्षमता है।
तो एर्दोआन जो न सिर्फ इज़राइल के प्रति शत्रुतापूर्ण है, बल्कि इज़राइल के घोर विरोधी हैं, जो लगातार इज़राइल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ भड़काते हैं और पिछले कुछ सालों में पहले से ज़्यादा। ऐसे में तुर्की को F-35 मिल जाएं, मेरा मतलब है ये बहुत बहुत खतरनाक है। अब मान लीजिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक वीडियो है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप F-35 को तुर्की को देने की बात कर रहे हैं, ठीक नाटो शिखर सम्मेलन से पहले, हथियारों की सौगात की तरह। चलिए वो क्लिप देखते हैं। वे F-110 जेट इंजन और F-35 फाइटर जेट्स चाहते हैं। क्या आप तुर्की जा रहे हैं? क्या आप बड़ा गिफ्ट बैग ले जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है। देखिए, वो नेटो का सदस्य है। कुछ लोग उन्हें सदस्य नहीं मानते, जबकि वो नेटो के मजबूत सदस्य हैं। हाँ, मैं शायद कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो उन्हें बहुत खुश करेगा। अगर इजराइल का दुश्मन तुर्की अमेरिकी F-35 स्टेल्थ विमान लेता है तो एलेक्स, ये कितना खतरनाक होगा? देखिए, इसे देखने के कई तरीके हैं। सबसे पहली बात, ये दुनिया के सबसे ताकतवर विमान है और इजराइल ने अभी ईरान के साथ युद्ध में ये साबित किया है कि ये कितने प्रभावशाली हैं। और ये सोच कि तुर्की, जो बहुत करीब है, मेरा मतलब है तुर्की इजराइल के ईरान से कहीं ज्यादा करीब है, उनके पास ये चीजें होंगी, ये बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ जो F-35 विमान उन्हें मिलेंगे, वो उसी स्तर के नहीं हैं जैसे इजराइल के पास हैं। इजराइल के पास F-35I हैं। ये F-35 का सबसे उच्च स्तर है। जब ये विमान इजराइल पहुंचते हैं तो इन्हें और भी बेहतर बना दिया जाता है। इजराइल इन्हें खोलकर अपना खुद का सॉफ्टवेयर डालता है। मुझ पर भरोसा करें, इजरायली F-35 बाकी सभी संस्करणों से बेहतर है, लेकिन आखिरकार वो भी एक F-35 ही है। अब इसी समय आप जानते हैं, अगर मैं आपको एक फॉर्मूला 1 रेस गिफ्ट कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस फॉर्मूला 1 रेस कार को उसी तरह चला पाएंगे जैसे एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर चला सकता है। और हमने क्या देखा है? मैंने समिट में भी कहा था कि पिछले 3 सालों में इजरायली फाइटर पायलट होना दुनिया का सबसे सुरक्षित पेशा रहा है। मेरा मतलब है इजरायली फाइटर पायलट्स एक ऐसे स्तर पर हैं जो किसी भी तुर्की पायलट से कहीं ऊपर हैं, जितनी उम्मीद आप तुर्की पायलट से कर सकते हैं। तो तुर्की पायलट एक कमतर पायलट है जो F-35 पे ले रहे हैं, वो भी एक कमतर विमान है। इजरायली F-35 श्रेष्ठ है और उनके पायलट्स अपनी श्रेणी में सबसे बेहतरीन हैं। मेरा मतलब है वे खुद को साबित करते हैं। मैं कहूंगा वे अमेरिकी पायलट से भी बेहतर और मजबूत हैं, जो हैरान करने वाली बात है। मुझे लगता है कि इजरायली पायलट्स को और इजराइल को उतना श्रेय नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए कि उन्होंने अमेरिकियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कितनी ताकतवर उड़ान भरी, वे कितने प्रभावी और कुशल थे। लेकिन सिर्फ ये सोच भी कि राष्ट्रपति ट्रंप इस उपकरण को इजराइल के दुश्मनों, कट्टर दुश्मनों को देने के लिए तैयार हैं, और कि इजराइल ने, माफ कीजिए, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने लगातार एर्दोगान को अपना दोस्त कहा है, कतर के अमीर अल थानी को अपना दोस्त कहा है, वो अल शरा को, जो सीरिया के आतंकवादी राष्ट्रपति हैं, उन्हें भी कहते हैं। आप जानते हैं, कोई जो उनके लिए वाकई बहुत अच्छा रहा है। ये बहुत परेशान करने वाला है। बिल्कुल। तो आप जानते हैं, निश्चित रूप से ये सवाल उठता है कि आज राष्ट्रपति ट्रंप का इजराइल के प्रति रुख कहाँ है, उसकी तुलना में जहां वे कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले थे। ऐसा नहीं लगता कि स्थिति वैसी ही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस समय वास्तव में उसी स्थिति में नहीं है। हमने देखा कि नेतन्याहू को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पहले ट्रंप से मिलने के लिए 7 बार आमंत्रित किया गया था। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि इस समय कोई निमंत्रण आने वाला है या नहीं। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, कतर के अमीर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एर्दोगन उनके दोस्त हैं। वे उपहार टोकरी क्यों बना रहे होंगे? लेकिन आप देख रहे हैं कि कतर और तुर्की के लोग यहां क्या करने को तैयार हैं। बस ट्रंप के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है और फायदा उठाना है। और फिर जब ट्रंप पद से बाहर हो जाएंगे और आपके पास पहले से ही वे F-35 विमान होंगे, तब आप तुर्की, मिस्र और कतर को इजराइल के प्रति कहीं ज्यादा आक्रामक देख सकते हैं। हम निश्चित रूप से वहां की स्थिति पर नजर रखेंगे, लेकिन आज के लिए हमारा समय समाप्त हो गया है। यरूशलेम मिनट का एक और संस्करण। मैं जॉश हेस्टन हूं, JNS टीवी के संवाददाता, JNS टीवी के एलेक्स ट्रेमन के साथ। जरूर JNS टीवी पर जाएं, वहां के सभी शानदार कार्यक्रम देखें और निश्चित रूप से शिखर सम्मेलन की सारी फुटेज भी देखें। आप जरूर प्रेरित होंगे।
साथ ही janus.org पर जाएं ताकि आप इजराइल, मध्य पूर्व और पूरे यहूदी जगत की ताज़ा खबरें पा सकें। और चलिए JNS टीवी में पर्दे के पीछे काम करने वाली हमारी टीम को भी धन्यवाद देते हैं। सभी को शानदार सप्ताह की शुभकामनाएं। हम आपसे अगले हफ्ते यरूशलेम मिनट में मिलेंगे।